अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2024 एंड 25। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, सबसे पहले आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझने की ज़रूरत है। Basically, Economic Survey of Pakistan is the document which is helpful in your current affairs, essay and all other subjects as well. क्योंकि इसके पीछे जो रीज़न है that is कि इसके अंदर से जो आपको स्टैट्स मिलते हैं that are most relevant as well as they that are credible source कह लें या उसको मतलब बहुत एक्यूरेट है अगर आप उसको मेंशन करते हैं। तो ये सबसे चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि इकोनॉमिक सर्वे हर डोमेन को कवर करता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इकोनॉमिक सर्वे तो उसका रट्टा मारें। रट्टा इन सच कि आप उसके नोट्स बनाएं शॉर्ट फॉर्म में, जो उसके की पॉइंट्स हैं उसको चिट्स पे लिखें, उसको नोट्स बनाएं और उसको सामने या तो दीवार पे लगा लें अपने पास या जहाँ भी, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें और वो आपकी आंखों के सामने, नज़रों के सामने है और उससे आपको वो चीज़ें याद रहें। ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे की इम्पोर्टेंस आपको समझ आ गई कि ये चीज़ आप कोड कर सकते हैं, तकरीबन अपने हर पेपर के अंदर इन चीज़ों को कोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मुल्क की, हमारे पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे हमारे मतलब मुल्क का जो प्रोग्रेस हुई होती है पिछले साल की, वो जो गुजरा हुआ टाइम होता है, ये गुजरी हुआ ईयर होता है, उसकी जितनी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एजुकेशन, पॉवर्टी कह लें, जो जितनी जहाँ जहाँ जो जो इन्वेस्टमेंट हुई होती है, जितनी प्रोग्रेस हुई होती है, सारी की सारी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन की गई होती है। इट्स अ मोस्ट एक्यूरेट डॉक्यूमेंट। एक्यूरेट का मतलब ये सजेस्टेड डॉक्यूमेंट है जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। वो कहते हैं वेरीफाइड सोर्सेज होते हैं और कोटेबल सोर्सेज होते हैं, वो है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये इकोनॉमिक सर्वे आता है आपका। ठीक है। इसके बाद आपने इकोनॉमिक सर्वे में सारा इकोनॉमिक सर्वे आप ना याद कर सकते हैं, ना आपको वो याद करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स, रेलेवेंट फैक्ट्स को ही नोट करना है और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आते हैं। ऑब्वियसली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें, एजुकेशन को देख लें, पॉपुलेशन को देख लें, और यही चीज़ आपकी इकोनॉम सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप कोट कर सकते हैं। कि मैं आपको चंद मेन मेन फैक्ट्स बताऊंगा इसमें से, तो वही आपने सिर्फ नोट करने हैं, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना कि वो याद हो सकता है। ठीक है। तो सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोथ आती है। ठीक है, आप लिख लें, ग्रोथ इंडिकेटर्स आपको पता होने चाहिए, आपने लिखने हैं ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जीडीपी ग्रोथ क्या रहा है, मुल्क ने कितनी तरक्की की है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहा है, जो ओवरऑल आपकी इन एंड आउट जो भी मुल्क के अंदर बनता है, आता है और जाता है, वो आपका जीडीपी के अंदर काउंट होता है। जीडीपी ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इन एन कंट्रीज इकोनॉमी। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जीडीपी ग्रोथ इस साल का कितना रहा है? 2.68%। दैट इज गुड इनफ। बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जब चाइना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था तो उसका जीडीपी ग्रोथ 6% चल रहा था काफ़ी सालों से। अब तो यूएस का भी इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ कम ही आ गया है, काफ़ी कम आ गया है। जैसे कि वर्ल्ड ग्रोथ रेट आपका 2.8% रहा है ओवरऑल, जो कि एक स्लो डाउन हुआ है, जो कि ये 4%, 4.4 पे था ये पहले आपका। ठीक है। इट मीन्स पाकिस्तान सो फार मतलब सही चला है, गुड है। अच्छा, अब ग्रोथ जीडीपी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 3 सेक्टर्स आते हैं। आपने जीडीपी याद कर लेना है, बाकी छोड़ दें फिलहाल, आगे मैं आपको बताता हूँ। आपने जीडीपी कर लिया, उसके बाद आपने देखना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्फ्लेशन। ठीक है। इन्फ्लेशन आप लिख लें जल्दी से। इन्फ्लेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इन्फ्लेशन कितनी रही है? 0.3% इन्फ्लेशन रही है। इन्फ्लेशन कम हो गई है, इन्फ्लेशन कम हो गई है 2025 के अंदर। जो भी इस दफा का यहाँ है, ये बहुत ज्यादा 26% चल रही थी। तो ये एक अचीवमेंट है इनकी। इसको कम किया है इन्होंने, मतलब अच्छा इंडिकेटर है। जो इसमें आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जीडीपी ग्रोथ याद रखनी है,
इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स थोड़ा बहुत आपको पता हो, ज्यादा जरूरत नहीं है इन चीजों पे जाने की। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मैं आपको सारे याद करा दूंगा, कोई फायदा नहीं है उसका, आपको याद ही नहीं रहेंगे और कोट भी नहीं कर सकते। चीज आपने वो याद करनी है जो मैक्सिमम कोट की जा सके और उसको आप कम चीज याद करके ज्यादा आउटपुट मिले उसका। ठीक है। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट इसमें है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। इसकी प्रोग्रेस आप थोड़ा बहुत देख लें। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान का 0.56% ग्रोथ आई है उसके अंदर। ये बेसिकली परसेंट ऑफ जीडीपी होता है, ठीक है। 0.56% ऑफ जीडीपी ग्रोथ आई है इसकी एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्रीज में 4.77% एंड सर्विसेज में 2.9%। सबसे ज्यादा किसमें आई है? इंडस्ट्री ग्रोथ आई है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है। द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्रू बाय 0.58%, प्राइमरीली कंस्ट्रेन्ड बाय अ डिक्लाइन इन मेजर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई थी जिस वजह से हमारा ये कम हुआ है। द इंडस्ट्रियल सेक्टर posted growth of 4.77%, driven by recovery in the manufacturing sector। का रिकवरी हुई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इस सारी की चीजों की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ग्रो किया है। एंड द लास्ट वन इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में एक्सपैंड किया है बाय 2.91%। ये आपके सामने है, 2.91%, मेंटेनिंग इस पोजीशन एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। इन्वेस्टमेंट जब भी कंट्री की ज्यादा होती है, सेविंग ज्यादा होती है, तो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रोग्रेस होगी। ये आप ना याद करें क्योंकि हर चीज ना याद हो सकती है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा फिर आपके डेप्थ में चले जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं। आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर में सिंपल आपको मैंने बता दिया, 0.56% ग्रोथ हुई है, बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। क्रॉप्स कम हुई हैं 0.6% से। लाइव स्टॉक 4.72% से बड़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आप अपने यहाँ पे क्या नोट करना है, ये चेक करें जो कि पाकिस्तान के पास जो फिशिंग और फॉरेस्ट्री का जो पोटेंशियल है वो अभी तक अनटैप्ड पोटेंशियल चल रहा है। फिशिंग 1.42% है सिर्फ, जो कि ये बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। सिर्फ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है। एग्रीकल्चर के बाद आ जाते हैं आप माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ देते हैं हम। ठीक है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपने उसको ज़्यादा नहीं चेक करना। ठीक है। अब एलएसएम ग्रोथ है, टेक्सटाइल ग्रोथ है, वेयरिंग अपीयरल, ये सारा का सारा आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आता है। केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, माइनिंग एंड कॉयलिंग। ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि कोक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केट बड़ी है और वेयरिंग अपीयरल जो है टेक्सटाइल ग्रोथ हमारी हुई है। ये भी आप याद ना करें, बहुत बहुत डेप्थ में चले जाएंगे, एक एक फैक्ट ना याद रह सकता है ना हो सकता है। सिर्फ एक ओवरव्यू बनाएं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। और क्रॉप्स बेसिकली अल्टीमेटली आपका किसका रिजल्ट है? आपके क्लाइमेट चेंज का। ठीक है। आपकी फ्लॉड पॉलिसीज जो आप उसमें कोट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का एनालाइज करें, बेसिकली एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप इन चीज़ों को कोट कर सकें, नाउ नॉट जस्ट फैक्ट्स। उसके पीछे के रीजंस और वो भी आपने बताने हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं, एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, फिस्कल इंडिकेटर्स। ठीक है। फिस्कल इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि जो आपके मुल्क के, देखो ये दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसीज होती है और एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ये आपको मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूं। फिस्कल पॉलिसी इज इंटरनल पॉलिसी, जो आपकी बैंकिंग होती है, जो आपका रेवेन्यूज जो कलेक्शन होती है, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपकी पीएसडीपी जो आप डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं, मुल्क का जो आप खर्चा करते हैं मुल्क के अंदर वो पैसे, और मुल्क जो कलेक्ट करता है पैसे वो, उसकी जो भी पॉलिसी होती है वो फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। ये आपने याद रखना है। अब फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहले क्या आ जाता है? टैक्सेस। ठीक है। टोटल रेवेन्यू जनरेशन कितनी हुई है? 13.37 ट्रिलियन। द गवर्नमेंट ऑल्सो अचीव द फिस्कल सरप्लस इन फिस्कल ईयर, इस वाले में फर्स्ट टाइम इन 24 ईयर्स। ठीक है। जो कि एक अच्छी बात है। फिस्कल बैलेंस इज लार्जली ऑन एन इम्प्रूविंग ट्रेजेक्टरी फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। देखें, ये एक आपने ये एनालाइज करना है इस चीज के अंदर। ठीक है। अच्छा, तो कितना रहा है आपका टैक्स रेवेन्यूज जो हैं वो 9.14 ट्रिलियन है, 25% रहे हैं। ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज 4.283% है, ये बेसिकली 25% इस ऊपर वाले आपके टैक्स का। चले आगे। टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है करंट एक्सपेंडिचर 14 ट्रिलियन है, बेसिकली हमारा फिस्कल डेफिसिट रहा है। फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब है कि करंट स्पेंडिंग, मुल्क के अंदर जो खर्चा हो रहा है वो ज्यादा है,
और मुल्क जो गेन कर रहा है, जो कलेक्ट कर रहा है, वो थ्रू रेवेन्यू होता है। और रेवेन्यू कलेक्शन बेसिकली टैक्स होता है, जो मुल्क में टैक्स कलेक्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। और वो मुल्क बेसिकली जो खर्चा करता है उस रेवेन्यू से खर्चा करता है, जो कि टैक्स कलेक्शन से जमा होता है। वो हमारा अभी तक एक डेफिसिट में मतलब कम है, 2.6% की शॉर्टेज है। ठीक हो गया, ये आपको क्लियर है? आपने सिर्फ ये दो बातें इसमें याद रखनी है। इसके बाद की इंडिकेटर्स आते हैं किस चीज के, आपके मनी एंड क्रेडिट। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है, कुछ चीजें ना बहुत टेक्निकल हो जाएंगी, आपने सिर्फ एक एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से चीजों को लेके चलना ताकि आप उसको सिर्फ कोड कर सकें। ठीक है, आपने इन्फ्लेशन देखना है, इसमें सीपीआई होता है। ये मुश्किल हो जाएगा कि आप सीपीआई में पढ़ें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में पढ़ें, इन सारी चीज़ों में पढ़ें। आपने सिर्फ मेन मेन जो उसका इंडिकेटर्स हैं, ग्रोथ क्या है, जीडीपी क्या है, अभी फिजिकल डेफिसिट पे हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैं आपको दो चार चीज़ों और बताऊंगा, वो आपने लाजमी नोट करनी है, इसको आप फिलहाल रहने दें। ठीक है, आगे आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल मार्केट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। इसको बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, ये नहीं है, आपने मॉनेटरी पॉलिसी को देखना है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ये उसके ट्रेड एंड पेमेंट्स के इंडिकेटर्स, ये वाले आप लाजमी याद रखें जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये आपने लाजमी याद रखने हैं। करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट से सरप्लस हो गया है। करंट अकाउंट क्या होता है, बट इज करंट अकाउंट, ये समझे पहले। करंट अकाउंट इज अ कंट्रीज अकाउंट जो उसने ट्रेड के लिए, फॉरेन ट्रेड में वो यूज करते हैं। एक एक सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ, मुल्क से बाहर कितने डॉलर जा रहे हैं और मुल्क में कितने डॉलर आ रहे हैं, दिस इज करंट अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, फिजिकल अकाउंट, वो आप उसमें डिटेल्स में ना जाएं, वो बहुत अलग हो जाएगी। आपने सिर्फ याद रखना है करंट अकाउंट सरप्लस ये क्या है। करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में चलता रहा है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा इशू ये है, इसको स्ट्रक्चरल इशू भी कहते हैं कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं जिस वजह से हमारे डॉलर्स बाहर चले जाते हैं और हम एक्सपोर्ट कम करते हैं। समझ आई बात? अब ये होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, अब हमारा क्या सीन हुआ है 2024-25 में, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, दैट इज एक्सपोर्ट तो कम ही रही है नॉर्मली, इंपोर्ट ज्यादा ही रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज अच्छी हुई है दैट आर रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होते हैं, जो फॉरेन ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं मुल्क से बाहर से जो पैसा भेजते हैं, वो रेमिटेंसेस कहलाता है। आपने ये सारे इंडिकेटर्स नोट करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब भी चीज मेंशन करें, आप जब एक्सपोर्ट की बात करेंगे आप ये बात करेंगे, आप इंपोर्ट की बात करेंगे, आप इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, आप जो आपकी ब्रेन ड्रेन किसी भी तरह का टॉपिक आएगा आप उसमें रेमिटेंसेस का जिक्र करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं ये, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसका यूज होता है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस रहा है 1.9 बिलियन डॉलर्स का। ठीक हो गया, एक्सपोर्ट्स 27.3 बिलियन डॉलर रही हैं, इंपोर्ट्स 48.6 बिलियन डॉलर रही हैं। ये तो रट्टा मार लें, चुप करके इसको लिख लें अपने पास। ठीक है, ये दोनों स्किप करें। रेमिटेंसेस लिखे हैं 31.2 बिलियन डॉलर्स, ये बहुत ज्यादा रेमिटेंस आई है। ठीक है, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे जो हैं वो 16 बिलियन डॉलर्स हैं, और एवरेज एक्सचेंज रेट जो रहा है वो 278 पे रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, डॉलर एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है, ये आपने अब इस तरीके से आपने चीज़ों को याद रखना है। इसके बाद आ जाता है आपका एजुकेशन। ये भी एक पॉइंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। आप ना हेडर बना के वन वर्ड लिखें, क्योंकि हर चीज आप रट्टा नहीं मार सकते। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, रिपोर्ट्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, बुक्स होती हैं, चीजें होती हैं। एक डॉक्यूमेंट पे सारा दिन नहीं लगाना, आपने सिर्फ उसके की इंडिकेटर्स निकालने हैं। जब आप हर साल इन चीजों को देखते रहेंगे आपकी ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर लग रहा है 0.8% ऑफ जीडीपी, दैट इज वेरी लेस ऑब्वियसली। लिटरेसी रेट ये लिख लें, चुप करके नोट कर लें, लिटरेसी रेट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एजुकेशन में कोट करते हैं, आप हर तरह के ऐसे में आप एजुकेशन को कंट्रोलेट करते हैं लिटरेसी रेट को, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने प्रोग्रेस करनी है तो ये लिटरेसी रेट अच्छा होना चाहिए, आपने डेवलपमेंट करनी है, आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ाना है, आपने कुछ भी करना है, आपने टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना है, आपने फलाना करना है, आपको लिटरेसी रेट अच्छा करना है। ये याद रखें, मेल 68% है, फीमेल 52% है। ये आप जेंडर में यूज करें, आप हर जगह ये यूज कर सकते हैं, बेशुमार यूनिवर्सिटीज
269 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक प्राइवेट लिखी हुई हैं, 160 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 109 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। बस ये यहाँ पे इसके एजुकेशन पे इतना रखें। इसके बाद आ जाते हैं आपके पॉपुलेशन के ऊपर, जो भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये याद कर लें आपने, जब भी कोई चीज़ मेंशन करनी है, आपकी पॉपुलेशन वाली बात आएगी, आपकी एजुकेशन वाली बात आएगी, आपकी क्लाइमेट की बात आएगी, आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट की आएगी, डॉलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो लाजमी आएगा ही आएगा, रेमिटेंसेज आएगा, जीडीपी ग्रोथ आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। ये पक्की बार बार आपको बता रहा हूँ, ये आगे के लिए आपका काम आएगा। अच्छा, पॉपुलेशन साइज जो है वो हमारा 241.5 मिलियन है, रट्टा मार लें 241.5 मिलियन है, ये सेंसस 2023 के हिसाब से। मेल है 124.3 मिलियन, 117 मिलियन फीमेल हैं। अच्छा, ये सिर्फ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखना है। इसके बाद आप क्लाइमेट पे आ जाते हैं। लास्ट इज क्लाइमेट। देखिए एनर्जी भी है बीच में, एनर्जी कैपेसिटी मैं आपको बता दूं, आप याद कर लें। 46,605 मेगावाट हमारी टोटल कैपेसिटी है। ठीक हो गया, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसको कहते हैं, ये आपने याद रखना है। बाकी फिर लास्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट पे जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो हमारे मेंशन किए हुए हैं इसके अंदर के। रिचार्ज पाकिस्तान प्रोजेक्ट लॉन्च विद द $77 मिलियन से फंडिंग से ही शुरू किया। फर्स्ट एवर काबर मार्केट लॉन्च हुई है COP29 में। क्लाइमेट बजट टारगेट रखा है इसमें। फर्स्ट बिलियन सुकूक के शूट हुए हैं 30 बिलियन रुपीस के, अराउंड US 1.4 बिलियन अंडर द IMF रिजर्व। ये बेसिकली कुछ प्लान्स हैं जो हमने जो किए, जो शुरू किए, और जिसको हमने इंडिकेटर्स यहाँ पे मेंशन की हैं। आपने पूरे सर्वे के अंदर से चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट जो होती हैं, चीदा चीदा पॉइंट्स होते हैं, वो ही आप सिर्फ मेंशन करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है। तो आपने अब ये करना है कि आपने इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाएं, इसको अपने पास नोट करें ताकि आप इसको फिर अपने पास सेव कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये आप दोबारा बार बार इसको जब याद करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, तभी आप इनको इसको हर चीज जगह पे कोट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोग्रेस बताता है, और रीसेंट आपकी प्रोग्रेस अगले 2 पेपर्स तक ये आप आराम से इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।